Hello, JNEET aspirants. Welcome you all on this platform. Let's practice together. बस Let's practice together में हम लोग आपकी जो जर्नी है जेई नीट क्रैक करने की उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आए हैं जिसमें हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम गुड बुक्स। अब व्हाट डज गुड बुक मीन, है ना? गुड बुक का मतलब क्या है? जो गुड बुक का मतलब है उसका मतलब ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वी विल बी फॉलोइंग नरेंद्र अवस्थी। हम लोग नरेंद्र अवस्थी फॉलो कर रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोग फॉलो करेंगे एम एस चौहान और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग फॉलो करेंगे वीके जायसवाल। जैसे ही ये तीनों बुक कवर होती हैं हम दूसरी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहे जेई के स्टूडेंट हैं चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं, इन तीनों ही बुक का जो लेवल 1 है, लेवल 1 हर एक बच्चे के लिए ही इम्पोर्टेंट है। दोनों ही बच्चे लेवल 1 करके ही जाएंगे, ठीक है? तो बस आपके एक कंटिन्यूटी लाने के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट जो कि मोल कंसेप्ट है उसके साथ, फॉलोड बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एन अवस्थी के चैप्टर फर्स्ट यानी कि मोल कंसेप्ट के पहले 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ऑफ लेवल 1। अभी हम लेवल 1 करने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? तो पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास आखिर होता क्या है, तभी तो मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज रेशो। ये एक रेशो है। किसका रेशो है? रेशो ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट जो कि हमारा गिवन क्या है, सोडियम गिवन है, एंड 1/12 मास ऑफ कार्बन। कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर 12 है उसका रेशो विद मास ऑफ एन एलिमेंट हमारा क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। जब मैं सोडियम की बात करने जा रही हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की जब मैं बात करूंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। यही हो जाएगा। अब एटॉमिक मास सोडियम को किस में नापेंगे, ऑब्वियसली। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स 1 AMU। ये 1 AMU की डेफिनेशन ही तो है। 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम ऐसे तो डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये क्या है, 1 AMU। तो सिंपली आई कैन राइट इट एज 23 AMU क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ना, 23 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU। नाउ AMU से AMU कैंसल, क्या आया, एक नंबर आया जिसकी कोई यूनिट्स नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 23 विल बी अवर राइट आंसर। 23 तो हर जगह दिया हुआ था, बात तो यही है यूनिट्स क्या होंगी, ठीक है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास की ध्यान रखना, कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बात की गई है मॉलिक्यूलर मास की। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास है 16 AMU। अभी ग्राम कब लिखना है और AMU कब लिखना है, कई बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो लेट इट बी क्लियर। अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तब हम AMU में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम एक मोल एटम्स की बात कर रहे हैं तब हम ग्राम में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? अभी हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो O2 एग्जिस्ट करता है, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, इसमें जितने एटम प्रेजेंट हैं 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन।
यानी कि 2 इंटू 16 कितना हो गया 32। यूनिट्स क्या लगाऊं, यूनिट्स लगेंगी AMU। AMU ही यूनिट्स रहेंगी। क्यों AMU रहेंगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास पूछा गया है, मोल्स का मास नहीं पूछा गया। अगर उसने पूछा होता कि ऑक्सीजन के एक मोल का मास बताओ कितना होगा, ऑक्सीजन के एक मोल का मास बताओ कितना होगा, तब हम कहते 32 ग्राम होगा। ऑक्सीजन गैस के जो मोल्स होंगे उनके मास 32 ग्राम होगा मोल्स के टर्म्स में। लेकिन अभी क्योंकि एक मॉलिक्यूल का पूछा गया है इसलिए इट विल बी 32 AMU। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D, 32 AMU। ओके, नाउ मूव, आगे बढ़ते हैं। The number of oxygen atoms in 98 AMU of H2SO4। अभी फिर से देखो AMU में दिया हुआ है, अगर AMU में दिया हुआ है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मोल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले तो मैं H2SO4 जो है उसी का एटॉमिक मास ही मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास ही निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो मास होगा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट है। सल्फर का 32 एंड फॉर ऑक्सीजन क्योंकि 4 एटम प्रेजेंट है तो 4 इंटू 16। इन सबको सॉल्व करते हैं, इट विल बी 98 AMU। 98 ही आ गया, क्वेश्चन में गिवन भी क्या है 98 ही गिवन है, यानी कि क्वेश्चन कितने मोल्स की बात, कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं निकालूं कितने आ जाएंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और गिवन मास कितना है 98 है, और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 98 है। AMU साथ में लिख लेना, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, सब कुछ कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी कि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब इतना तो हम देख ही सकते हैं ना, जब मैं H2SO4 की बात कर रही हूँ मुझे यहाँ पर 4 एटम नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4 मोल्स होना चाहिए या ओनली 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ओनली 4 होना चाहिए। मोल्स तो तब कहते हैं ना अगर हमें मास भी ग्राम में दिया होता, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4.6 into 10 raised to power 22 atoms of an element weigh 13.8 ग्राम। कि हमारे पास जब इतने एटम्स हैं 4.6 इंटू 10⁻²² एटम्स जो हैं इनका जो वेट है वो कितना है, इनका वेट है 13.8 ग्राम। तो वो कह रहा है कि एक एटम का मास बताओ। ठीक है, अब जब ग्राम की बात आ रही है तो सिंपल सी भाषा में दिमाग में आ जाना चाहिए कि ग्राम जहां पर आ गया तो मोल्स की टर्म्स में हमें खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, एक मोल का मतलब क्या है, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर देखो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए मैं सीधा 6 ले रही हूँ, हालांकि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10⁻23 लिख चलते हैं। 6 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मोल के अंदर। ठीक है, और ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास। इट विल बी इक्वल टू मोलर मास, क्योंकि अब मोल की बात हो रही है ना इसलिए मोलर मास आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में ना हमें इतने एटम्स का वेट दिया हुआ है, तो जो क्लास 6 में पढ़ा करते थे हम, उससे भी छोटी क्लास में, कि अगर इतनी पेंसिल इतने की आती हैं तो 10 पेंसिल कितने की आएंगी, यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं ना कि अगर 4.6 इंटू 10⁻22 एटम्स का वेट इतना है, तो सिंपल भाषा में उसने एक का पूछा है, या तो आप सीधी डिवाइड करके निकाल दो या फिर पहले मैं मोल्स का निकाल लेती हूँ। तो इतने एटम्स का कितना होगा 13.8 अपॉन 4.6 इंटू 10⁻22 और यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 6 इंटू 10⁻23। सॉल्व कीजिए इसे,
डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देती हूँ। किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 अब क्या आ गया ये 3 इंटू 6 इंटू 10 यानी कि 180 ग्राम आया ये, क्योंकि हमने मोल का निकाला। तो एक मोल का अगर मास 180 ग्राम है तो एक एटम का कितना हो जाएगा? 180 AMU हो जाएगा। यही तो बता रहे हैं ना स्टार्टिंग से कि जब ग्राम कहा गया है तो मतलब मोल की बात हो रही है, और अगर AMU लगा रहे तो मतलब एटम की बात हो रही है। तो क्या हो गया? आंसर विल बी ऑप्शन डी। दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 168 AMU ऑफ, अब AMU की बात फिर से आ गई। AMU का मतलब एटम्स की बात हो रही है। ऑफ आयरन टू पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरस आयन बोलते हैं। विल बी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो पहले तो मैं देख ही लेती हूँ, इसी की एनालिसिस कर लेते हैं पहले। आयरन 2 प्लस और यहाँ पर 26 और यहाँ पर दिया हुआ है 56। अभी हमें पता है कि जब भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके जो सबस्क्रिप्ट में आता है Z, जो सुपरस्क्रिप्ट में आता है A, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और A रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल स्पीशीज की, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज क्या रहता है? अगर कोई स्पीशीज न्यूट्रल है उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन हमारे पास तो न्यूट्रल गिवन नहीं है, हमारे पास तो क्या गिवन है? कैटायन गिवन है। तो अगर कैटायन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन अगर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, जितना चार्ज है ना। यानी कि आयरन के पास अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इस आयन में तो क्या करना पड़ेगा? 26 जो कि इसका एटॉमिक नंबर है माइनस 2 24, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एक फेरस आयन के पास। भी तो चेक करना है हमें कितने फेरस आयन गिवन है। मास देखो हमें गिवन है, गिवन मास जो है, गिवन मास इज 168 AMU। अगर 168 AMU गिवन है लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास हम देख के पता लगा सकते हैं ना, जो मास नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है ना एटॉमिक मास को, 56 EMU। तो यहाँ से नंबर ऑफ आयंस पता लगा सकते हैं, कितने आ जाएंगे? इट विल बी गिवन मास 168 अपॉन 56। क्या करें? डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आयंस प्रेजेंट हैं। तो एक फेरस आयन के पास कितने थे? 24 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 के पास कितने हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 3, कितना आ गया? 72। अब क्या आया? 72 के साथ में एवोगाड्रो नंबर आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा भी एवोगाड्रो नंबर, जब हम मोल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ही एटम की कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। चलें आगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 124 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ फॉस्फोरस। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, यहाँ न्यूट्रॉन्स पूछ लिए। न्यूट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। न्यूट्रॉन्स के बारे में जानकारी कौन देता है? जब हमने भी रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर Z जो कि हमारा एटॉमिक नंबर था, और यहाँ पर E जो कि हमारा मास नंबर था। अब मास नंबर किसके इक्वल होता है? जो मास नंबर है वही तो है ना हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, है ना। और हमारा जो एटॉमिक नंबर था वो भी हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर यानी कि ए माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, दोनों को माइनस कर देती हूँ। मुझे फॉस्फोरस का सिंबल ऑलरेडी गिवन है कि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो 31 है और एटॉमिक नंबर है वो 15 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन फॉस्फोरस कितना आ जाएगा, 31 माइनस 15 कितना आ गया, 16 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 16 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एक फॉस्फोरस के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितने हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो गिवन मास फिर से वही कि गिवन मास है हमारे पास 124, एटॉमिक मास अभी अभी हमने देखा कितना है 31, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 124 डिवाइडेड बाय 31 कितना आ रहा है 4, है ना। तो अब अगर एक एटम के पास 16 न्यूट्रॉन्स हैं तो 4 एटम के पास कितने होंगे 4 इंटू 16, कैलकुलेशन तुम्हें ज़्यादा अच्छी आती होगी, कितने हो जाएंगे 64। अब क्या करूं, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ऑब्वियसली ऑप्शन डी क्योंकि बात किसकी हो रही है एटम्स की हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस मच 12 into 10 raised to the power 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी उसने एटम्स ही दे दिए, पहले से एटम्स दे दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे अभी अभी हमने देखा, निकालना क्या करें, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं, कितना आ गया 9। ठीक है, ओके, तो एक एटम के पास कितने हैं, एक एटम के पास 9 न्यूट्रॉन है, तो गिवन एटम्स कितने हैं, गिवन एटम्स हैं 12 इंटू 10⁻25, इनके पास कितने हो जाएंगे, इनके पास 9/1 इंटू 12 इंटू 10⁻25 हो जाएंगे, यानी कि ये आ गया 108 इंटू 10⁻25। अभी बात ये है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ना इस टर्म्स में आंसर ही नहीं दिया गया, 10⁻25 ऐसे टर्म्स में आंसर ही नहीं दिया हुआ। तो आंसर हमें यहाँ से देख के इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई ऑप्शन ए नहीं है ऑप्शन बी नहीं है, क्योंकि 108 नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरे ही टर्म्स चेंज हो जाएं। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि जो 1 मोल होता है वही एवोगैड्रो नंबर है, कितना 6.022 इंटू 10⁻23। अभी क्वेश्चन में ना उसने खुद ही बोल दिया कि तुम्हें टोटल लेने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा लो 6 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इसी को तो एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो अगर इतने पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हैं तो इतने पार्टिकल्स में कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23 इंटू 108 इंटू 10⁻25। चलिए सॉल्व कीजिए, एन ए इंटू 108 ऊपर 100 नीचे 6। यस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, इसको सॉल्व करने से आता है 1800। आई होप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैलकुलेशन ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। तो आगे चल सकते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ द मास ऑफ वन एटम इज दिस। ठीक है,
इस बार एटम का मास दे दिया है ग्राम में, कितना है 3.32 into 10⁻⁻23 ग्राम. Then calculate number of nucleons present in two atoms of the element. देखो बेटा, पहले तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है. न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही हमारे क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं. और इनको न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. अब हमें पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻, कितना 27 किलोग्राम होता है. ठीक है. और इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. मैंने ऑलमोस्ट कहा है, बिल्कुल सेम नहीं कहा. क्यों? क्योंकि इनके बीच में थोड़ा मामा मासी का अंतर है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम लेके चल रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट सेम. क्योंकि क्वेश्चन में न्यूक्लियस पूछा है ना, तो इसलिए हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलमोस्ट सेम लेकर काम कर सकते हैं. ओके, तो यानी कि एक एटम के अगर मास इतना दिया हुआ है तो हम क्या करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए सीधा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लो. किसके इक्वल आ जाएगा, 3/32 into 10⁻⁻23, यानी कि गिवन मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन. और मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना है, 1.6 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. अभी तो इस बात पे भी ध्यान देना, ये किलोग्राम ये ग्राम सेम करने पड़ेंगे तभी तो डिवाइड कर पाओगे. ठीक है, तो ये आपका आ गया 3.32 into 10⁻⁻23 upon 1.6 10⁻⁻27 into 1000. अभी ग्राम ग्राम हो गया ना दोनों जगह पर. ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट कीजिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए कितना आता है. कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है. कितनी आ रहे हैं, सब कुछ कैंसिल हो रहा है और कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. अब बात ध्यान देना, 20 क्या आ रहा है, एक एटम का आ रहा है. और क्वेश्चन में पूछा कितने का है, क्वेश्चन में पूछा है 2 एटम्स के लिए. जब क्वेश्चन में 2 एटम्स के लिए पूछा गया है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आंसर कितना आ गया, 40 आ गया. फिर मैं लिख देती हूँ कि 1 एटम जो है उसके पास 20 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं. अब इट डजंट मीन कि सिर्फ मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा है तो प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट है. मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोटॉन्स लिख दिया. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं. तो 2 एटम्स में कितने हो जाएंगे, 2 into 20 हो जाएंगे, यानी कि 40 न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. यस, दिस इज आवर राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. Now next question is, what is the number of moles of oxygen atom in 126 AMU of HNO3? फिर से AMU की बात हो रही है, यानी कि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है. तो पहले तो इसका हम एटॉमिक मोलर मास निकाल लेते हैं. हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, देन 3 into 16, कितना आएगा बेटा, दिस इज 15 plus 48, 63 AMU. ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ, पहले तो मॉलिक्यूल्स ही निकाल लो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं HNO3 के, उसके लिए क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास इज 126 डिवाइडेड बाय 63, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है HNO3 के. अब मुझे तो दिख ही रहा है साफ साफ कि 3 एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. 1 मॉलिक्यूल का मतलब है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा 3 into 2, यानी कि 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर ये देखकर तुम लोग टिक कर आओ ऑप्शन सी तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एटम्स नहीं पूछा है,
उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स। अगर पार्टिकल्स गिवन होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पार्टिकल्स जितने गिवन है, कितने हैं, 6 गिवन है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। So our answer will be option D. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, a sample of sodium has a mass of 46 ग्राम, ठीक है। What is the mass of the same number of calcium atom? ठीक है, तो यानी कि सेम नंबर्स के आता है, मतलब जितने मोल्स सोडियम के हैं उतने ही मोल्स किसके हैं, कैल्शियम के हैं। तो पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम है कितने यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 23, comes out to be 2, 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल्स। अभी जब कैल्शियम की बात करूं, तो कैल्शियम का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, इट विल बी 20 ग्राम। किसके लिए, एक मोल के लिए ना, 1 मोल का मास है ये 20 ग्राम। 20 ग्राम है 40 है, 40 है, क्योंकि 20 तो इसका एटॉमिक नंबर है, मास डबल हो जाएगा 40 ग्राम, तो 40 ग्राम। तो 2 मोल्स में कितना हो जाएगा, फॉर 2 मोल्स इट विल बी 2 into 40, that is 80 gram. So correct option will be option D. Correct answer will be option D. Yes. Okay. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the charge of 96 AMU of sulfide? ठीक है, तो पहले तो मैं सल्फाइड की अकेले की बात कर लेती हूँ कि जब एक सल्फाइड है तो इसके ऊपर चार्ज 2 कॉलम चार्ज नजर आ रहा है, 2 कॉलम नजर आ रहा है या फिर कुछ ज्यादा नजर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक आयन की बात हुई, लेकिन क्वेश्चन में हमें मास गिवन है, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 96 AMU। और कितना होता है एटॉमिक मास सल्फाइड का, सल्फर का एटॉमिक मास इज 32। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे, 96/32, कर दो मल्टीप्लाई, किससे करना पड़ेगा, 3 से, तो ये आ गया आपका 3। तो जब मैंने अभी देखा कि एक आयन के ऊपर इतना चार्ज है, तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर देख लो, 1 आयन contains 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो 3 आयंस के ऊपर कितना हो जाएगा, that will be 3 into 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट कर दीजिए, 3 2 6, 6 into 16 9.6 होता ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए सो आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल हम फिर से आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चन नंबर 25 तक। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ द फॉस्फेट। पहले तो हम क्या करते हैं कि एक ही एटम के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं तो उसने सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की जो एक्स्ट्रा लिए हैं, पूरे के पूरे की बात की है कि पूरे का पूरा हमारा जो आयन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इनके पास कितने आयन इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, फास्फोरस की वजह से 50, ऑक्सीजन की वजह से 4 into 8, और 3 एक्स्ट्रा हैं जो उन्होंने बाहर से लिए हुए हैं, ऐड करो कितना हो जाएगा, 15 plus 32 plus 3, that is 35 plus 50, 50 ही आ गया, ठीक है।
तो 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक आयन के अंदर। पहले तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ आयन्स हैं कितने। तो नंबर ऑफ आयन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 9.5 डिवाइडेड बाय मास। अब मास कैसे निकालेंगे, ग्राम में है, ध्यान रखना। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका मास निकालो, ऐड कर दो। फॉस्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, ये हमारे पास आ गया 31 प्लस 16 इंटू 4, 95। ओके, कैलकुलेशन इजी हो गई, 95 आ गया। तो ये हमारा आया है 0.1। अभी मुझे बताओ ये आया क्या, आयन आया या फिर एक आयन आया है, मोल्स आए। ये मोल्स आए हैं क्योंकि ग्राम से तुमने ग्राम को डिवाइड किया तो मोल्स की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोल्स आए हैं 0.1 मोल। अब अगर एक आयन के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो 0.1 मोल, अब मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है ना, तो 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो 50/1 इंटू 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, कितना आ गया बेटा, 5 एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो हम यहीं पर पूरी करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 12 डिस्कस किया, लेवल 1 ऑफ एनावर्ती मोल कंसेप्ट। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 to 25। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।